अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान। इतवार का दिन है, 16 तारीख है फरवरी की। सुबह के तकरीबन कोई 11:15 बज रहे हैं और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जो है वो सुबह सुबह खाबा खा के अब बैठ गए हमारे साथ। इतवार के दिन इनका बहुत एलेबरेट किस्म का नाश्ता होता है। सिरी होती है, निहारी होती है, रईसा होता है। आज तो इन्होंने, मुझे पता चला है, कलेजी वगैरह भी खाई है। तो कलेजी एक तो मुजम्मिल साहब पीटीआई की खा ही रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या हो रहा है। अगर पीटीआई और मौलाना और ये सारे ग्रैंड अलायंस उन्होंने बन गया, मौलाना फजल रहमान उसके ऑपोजिशन लीडर बन गए, तो ये PDM-3 तो नहीं होगा, ये तो कुछ और ही होगा फिर। देखें, अगर आपने ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाना है तो क्या वो बैरिस्टर गौहर के मतहत मौलाना फजल रहमान नहीं काम करेंगे? बैरिस्टर गौर के तहत तो उनकी अपनी पार्टी काम नहीं करती। फिर उमर अयूब के मतहत काम कर लेंगे। उमर अयूब तो खुद GHQ के मातहत है, वो कहाँ PTI का आदमी है। असद कैसर के मतहत हो जाएंगे मौलाना फजल रहमान। असद कैसर के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो फिर कौन किसके मतहत होगा? आप बताएं। ग्रैंड ऑपोजिशन मौलाना सरबराह कौन? मौलाना को ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना पड़ेगा। मान लें अब जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है वो सिर्फ सड़कों पर मार खाने के लिए होगा या पार्लियामान में भी होगा? नहीं, वो हर जगह होगा, हर जगह, सेनेट में भी, पार्लियामेंट में भी। अच्छा, सड़कों पर मौलाना होंगे और पार्लियामान में उमर अयूब होगा, ऐसे होगा? ऐसे होगा? नहीं, नहीं जो होगा। सड़कों पे क्या करेगा वही पार्लियामान में क्या करेगा? अच्छा ठीक है, बताएं फिर मुझे आगे शक्ल क्या बन रही है। ये तो मौलाना फजल रहमान को कायदे इख्तिलाफ बनाना पड़ेगा ना पीटीआई को। फिर आप मेरी बात समझे ना, मौलाना फजल रहमान अगर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के सरबराह हैं तो फिर वो पार्लियामान में भी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के सरबराह हैं, वो फिर कायदे इख्तिलाफ हैं। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो ऑपोजिशन के लीडर तो फिर वो होंगे। हाँ, वो ऑपोजिशन चाहे सड़क पे हो चाहे पार्लियामान में हो। मतलब आप ये चाहते हैं, इमरान खान साहब अडियाला जेल बैठ के ये सोच रहे हैं कि मौलाना उनके मतहत, उनकी पार्टी के मतहत काम करने को तैयार हो जाएंगे। एक तो गंडापुर के साथ वो केपी में ऑपोजिशन के साथ में बैठे रहेंगे और मरकज में असद के मतहत काम करेंगे। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। मतलब अगर वो ये तय भी कर लें कि मैंने केपी हुकूमत ज्वाइन नहीं करनी, तो वो मरकज में ऑपोजिशन लीडर तो बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, तो बनना चाहिए उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन PTI और वो दोनों एक दूसरे पे एतबार नहीं करते, बस ये मसला है। देखिए, पीटीआई ने इकट्ठे 2 3 4 एहतजाज करके देख लिए हैं। उनको समझ आई है मार बहुत पड़ती है। मार से बचने का तरीका मौलाना फजल रहमान ही है। इनके वर्कर में अब मार खाने की हिम्मत नहीं है। आप मौलाना के साथ आएंगे तो भी बच पाएंगे, क्योंकि मौलाना को नहीं मारा जाएगा, इनको बहुत मारा जाएगा। जिस कंटेनर पे मौलाना होंगे उस कंटेनर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। जिस जुलूस की क़यादत मौलाना कर रहे होंगे उस जुलूस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। जिसकी ये कर रहे होंगे उन्होंने तो बहुत कोट पहनी है। इनको मौलाना का शेल्टर चाहिए। तो मेरे ख्याल में मौलाना को अंदाजा है कि उनकी ज़रूरत है पीटीआई को, और वो ज़रूरत वो मौलाना ने को अंदाजा है। और मेरे ख्याल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कम क्या बात हो सकती है? मतलब आप क्या सोचते हैं कि वो उमर अयूब के मतहत अच्छा, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस सिर्फ बाहर होगा, पार्लियामान में नहीं होगा? पार्लियामान में भी होगा, तो क्या मौलाना पार्लियामान में उमर अयूब के मतहत? हर जगह होगा। और मौलाना जो है वो, लेकिन प्रॉब्लम है कि मौलाना अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाते हैं ना, वो हुकूमत के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? उनको पता है ये PTI वाले वो ऑपोजिशन नहीं है, ये अपना इन तिलों में तेल भी है। और मौलाना फिर हर रोज पार्लियामान से कुछ ना कुछ डिमांड करते रहेंगे, अपने लिए मुराद भी डिमांड करेंगे और चीजें भी लेते रहेंगे, और उनकी फिर नेवर एंडिंग लिस्ट होगी है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है फिर भी हुकूमत को काबिल कबूल हो। डील तो हो सकती है। हाँ, मेरा मतलब आप मेरी बात समझे ना।
मौलाना कोई बात मान जाए तो फिर पीटीआई क्या कहेगी, हम मौलाना को नहीं मानते। पीटीआई फिर कहेगी ज्यादा हामिद रजा होंगे हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मौलाना एक पुलसरात पे खड़े हो जाएंगे ना कि एक तरफ उन्हें पीटीआई राजी रखनी है, एक तरफ हुकूमत राजी रखनी है। हम्म। आप मेरी बात नहीं समझे। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर तो इमरान खान ईद के बाद कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की तहरीक चलाना चाहते हैं, हम्म। अब जो जमातें उन्होंने चॉक आउट की हैं कि जी ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में होंगी, आपकी बहुत दोस्ती है जमात इस्लामी में, आप बताएं हाफिज नईम जो हैं और अमीरुल अजीम और लियाकत बलोच पीटीआई के कंटेनर पे आने को तैयार हैं? मेरा ख्याल है कि वो तैयार और ना तैयारी की बात नहीं है, वो ये बात नहीं है। जमात इस्लामी का एक क्रेडिट जरूर है कि जमात इस्लामी ने माजी में भी कभी कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स की है, लेकिन पीटीआई अगर कंटेनर पे आती है तो फिर वहां खड़ी रहेगी कि नहीं, ये जमात को सबसे बड़ा एतराज होगा कि कल को वो अंदर खाते गायब हो जाए वहां से। और अब देखें पीटीआई की अपनी लड़ाइयां जो हैं उसके अंदर इतनी धड़ेबंदी है, इतनी शिद्दत से लड़ाइयां हो रही हैं, तो अब पीटीआई की वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है जो आज से 6 महीने पहले थी। पर वो कहते हैं मेन लीडरों की जरूरत नहीं है, ये सारे जीरो हैं, असल तो वोट बैंक है, असल तो पब्लिक सपोर्ट है, वो इनके आने जाने, इन लोगों के आने जाने से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, मौजूद है, ये सारे जीरो एक सपोर्ट जो है वो इलेक्शन के दिन तो उमंड के आ सकती है और वोट डाल सकती है, रैलीज जलसे और धरने नहीं कर सकती, तो उसके लिए लीडरशिप चाहिए। हाँ, उसके लिए एमएनए एमपीए चाहिए, हुकूमत चाहिए। पर एक और बात भी है कि मौलाना, हाँ देखिए मेरा ये ख्याल है कि किसी, अगर देखें पीटीआई का गोल क्या है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च या पंजाब में जलसे, देखिए ना उनको केपी में जलसों में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। मौलाना के जरिए वो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहेंगे, मौलाना के जरिए वो फैसलाबाद में जलसा करना चाहेंगे, मुल्तान मौलाना के कंधे पर और जमात इस्लामी के कंधे पर रख के वो पंजाब में पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहेंगे जिसका उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब क्या मौलाना और जमात इस्लामी पीटीआई को ये कंधा देंगे, जो काम वो 2 साल से नहीं कर पा रहे 9 मई के बाद से, क्या मौलाना अपना कंधा देंगे ये काम करने के लिए उन्हें? यह बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, ख्वाहिशात अपनी जगह और प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह पे। लेकिन ना पीटीआई ये तो मान लिया कि चलें जी इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च होगा तो शायद मौलाना उसको उस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे डी चौक पे जाने पे, या उसको हुकूमत को गिराने में उस तरह तो शरीक नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस कर सकता है ना, जैसे मौलाना और मरियम नवाज ने मिलकर किए थे एक दौर में पंजाब में जलसे और वो सारे, तो मौलाना अपने बच्चे मदरसे के लोग अपना डाई हार्ड वर्कर ले आए तो फिर मीनार पाकिस्तान का जलसा भी हो जाएगा, फैसलाबाद, सियालकोट, जीटी रोड एक्टिव हो जाएगा, तो साउथ पंजाब एक्टिव हो जाएगा, मुल्तान। तो इमरान खान तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये चाहते हैं कि मौलाना के कवर में जो डेड पंजाब है पीटीआई के लिए उसको थोड़ा एक्टिव कर। आपके ख्याल में क्या मौलाना ये और जमात इस्लामी पीटीआई का ये काम कर देंगे? देखिए पीटीआई के साथ एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं, मैं अभी 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद में था, तो मेरा बड़ा, आपको पता है, अजीज दोस्त है काशिफ अब्बासी, मैं उसके घर में था, खाना खा रहा था, तो काशिफ मुझे एक बात कह रहा था। अब वो कहता कि यार इमरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस पर कोई एतबार नहीं कर सकता। उसने अपने दौरे हुकूमत में हर एक को नाराज भी किया, और जब वो हर बात से यू टर्न लेता है और उसको अपनी स्ट्रेंथ कहता है, तो कोई ये नहीं सोच सकता कि किस जगह पे कब यू टर्न ले लेगा। तो अभी मैं उसकी बात से एग्री कर रहा हूँ इस बात से कि पीटीआई हो या इमरान खान हो, उनके ऊपर सबसे बड़ी बात जो है ना वो एतबार की है। आपको फर्ज करें आप मुजम्मिल सोहरवर्दी हैं, आपको मैं कहता हूँ यार हमने 11 बजे शो करना, आपको लिंक भेजेंगे, तो मुझे इतना पता है कि मोर और लेस खुदा ना खास्ता को सीरियस इशू हो, मुजम्मिल साहब पहुंच जाएंगे 11 बजे, ठीक है ना, कंगी करके धो के अपना काबे कुबे खा के भी पहुंच जाएंगे। पीटीआई के मुतल्लिक ये नहीं पता कि जब ये अडियाला का चक्कर लगा के आएंगे
तो उस वक्त कह दे कि आज से ये होगा, आज से ये नहीं होगा, बानी ने ये कह दिया, तो वो पार्टी तो नहीं है ना, वो एक कल्ट की तरह चल रही है। कौन एतबार करेगा? बताएं मुझे। ये आप बात कर लें। ठीक है, ये ठीक है कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान कोई बात तय हो जाए, या मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान बातचीत तय हो जाए, तो वो एक दूसरे की बात पर एतबार करते हैं और वो समझते हैं कि ये बात तय हो गई। लेकिन मौलाना और इमरान खान के दरमियान बात तय हो जाए तो क्या मौलाना मान लेंगे कि बात तय हो गई? इमरान खान खुद नहीं मानेगा, कि मेरी मौलाना से बात तय हो हाँ, गई। क्योंकि वो अपनी कई भी बातों से यू टर्न लेता है ना, वो दूसरों की बातों पे तो यू टर्न नहीं लेता। उसने इत्तेहाद पे तो यू टर्न लेना बात की बात है ना, वो तो अपनी कई भी बातों पे यू टर्न लेता है। तो फिर आप और मैं इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के तहत कोई तहरीक 15 अप्रैल से चलेगी या नहीं चलेगी? मैं नहीं समझता कि चल सकती। मैं आपने समझता हूँ ये मौलाना अपना सियासी कंधा पीटीआई को देंगे? मेरा ख्याल है कि मौलाना जो है ना, वो एक सूरत में मानेंगे कि जनाब मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ, और तुम पार्लियामान में भी हर जगह मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मानोगे और बनाओगे। और पीटीआई के लिए, और खासतौर देखें साहिबजादा हामिद रजा के लिए बड़ा मुश्किल है। वो खालिस्तन जिस मसलक से उनका ताल्लुक है और जिसकी सपोर्ट से वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और जिनको वो उजागर कर रहे हैं, मौलाना आ जाते हैं, देवबंदी मसलक के हैं, उनके आपस के भी इख्तलाफात बहुत हैं। वो जो मर्जी कहें कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मसलकी इख्तलाफात इस मुल्क में हैं और एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इतनी कोई आसान मैरिज नहीं है, ये बड़ी टफ मैरिज होगी। तो फिर ये कराएं, आप ये शादी कराएंगे या नहीं? आपने जिंदगी में बड़ी सियासी शादियां कराई हैं, विचोले का किरदार आप अदा करते रहे हैं, आप भी करें ना। मैंने तलाकें भी कराई है, जैसे रेहाम और इमरान की, वो तलाक भी मैंने कराई थी। तो नहीं, मुझे लगता है कि ये बेल मंडे नहीं चढ़ती दिखाई दे रही, क्योंकि मुझे आपको बता, मैं आपको इन द नेक्स्ट 1 वीक आप देखेंगे कि तहरीके इंसाफ मज़ीद इख्तलाफात उभर के सामने आएंगे और ये पार्टी बड़ी तेजी से तोड़ फोड़ कर शिकार हो रही है। और टूटती हुई गिरती हुई दीवारें जो है ना, उन पे नई इमारत तामीर करना इंतहाई बेवकूफ़ाना बात होती है मुजम्मिल साहब। देखिए, मैं आपसे इसका एक और पहलू भी है ना। देखिए मुबश्शिर साहब, शेर अफजल मरवत को निकाल दिया उन्होंने, वो कहते हैं मैं खान का सिपाही हूँ। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने ना। ये रियाज फतियाना को निकाल दें, वो कहेगा मैं खान का सिपाही हूँ। ये गुम्मन को निकाल दें, वो कहेंगे मैं खान का सिपाही हूँ। ये जरका सोहरवर्दी को निकाल दें, वो कहेंगे हम खान का सिपाही हूँ। देखिए मेरी बात सुने, प्रॉब्लम ये है कि उसको ये पता है कि मैं किसी को निकालूंगा भी तो वो मेरे दर पे मसल्ली बन के बैठा रहेगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं मेरे बगैर। क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि असद उमर जीरो हो गया, फरख हबीब जीरो हो गया, इमरान इस्माइल जीरो हो गया, जैदी जीरो हो गया। मेरा मतलब है जिस इसने छोड़ा, सवाए अलीम खान के और ओन चौधरी के, सभी जीरो हुए। अगर कोई किसी ने सरवाइव किया तो लोग, फैसल वाडा भी जीरो नहीं है, वो पहले भी वही हैसियत थी, आज भी वही हैसियत है। फैसल वाडा भी जीरो नहीं है, 2-3 लोगों के अलावा अक्सरियत जीरो। आप समझे, लिहाजा लोग ये समझते हैं, मतलब आज फवाद चौधरी को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों रोज खान का, मतलब खान उसको आज भी अपनी पार्टी में अभी तक नहीं ले सका। लेकिन सवाल ये है कि वो खान का आज भी तस्बीह पढ़ता है, ये शेर अफजल मरवत भी पढ़ेगा। कोई खान के पार्टी, खान को पता है मैं इनको छितर मारूं, जलील करूं, कुत्ता बनाऊं, इन्होंने ये जा नहीं सकते। ये मेरे कई ऐसे कुत्ते हैं, उनको तो फिर लेपा पोची करने की बात है। इसलिए आप ये देखेंगे कि ये खान इन सारे इख्तलाफात को एंजॉय करेगा, क्योंकि खान की जात पे तो कोई इख्तलाफ नहीं। शुएब से इनको थप्पड़ पड़े, उसे क्या प्रॉब्लम है, वो एंजॉय करेगा। कल को 4 लोग मिलकर किसी और को मारते हैं, खान उसको भी एंजॉय करेगा। खान को ख्याल है कि सारे मेरे तो गुलाम है ना, पार्टी में डिसिप्लिन एक ही होना चाहिए कि सब खान के गुलाम, इसके अलावा कोई डिसिप्लिन नहीं होना। वो ठीक है, वो डिसिप्लिन मौजूद है।
देखिए, पीटीआई में जो लोग निकलने के या निकालने के बावजूद रह रही है ना, आप भी एक बात समझिए, वो इमरान खान की वजह से नहीं है, ना उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से। उनको खौफ है पीटीआई के ट्रोल्स का जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और माँ बहन करना शुरू हो जाते हैं। उनका खौफ है उन लोगों से जो घरों के बाहर जाके अव्वल दस्ता बनकर घर वालों को ज़लील और रुस्वा करना शुरू हो जाते हैं। खान की सियासत जो है, वो तो डेरोगेटरी सियासत है ना। खान की सियासत जो है, वो तो बदतमीज़ी की सियासत है। वो कोई इज़्ज़त करवाने की या इज़्ज़त करने की तो है ही नहीं। तो उनको उस चीज़ से डर लग रहा है। उनको उनको मैं आपसे पॉलिटिकल मुत्तफिक नहीं लग रहा। नहीं, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं। हुँ। असल में लोगों को आगे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं नजर आता। ये ट्रोलिंग श्रोलिंग से नहीं लोग डरते। आप मेरी बात समझें। सवाल ये है कि मतलब लोगों को ये समझ आया, आप मेरी बात समझें कि इतने लोग आईपीपी में गए, 2 के अलावा नहीं एडजस्ट हो सके, 3। आप मेरी देखिए, बात समझें। मैं आपको एक बात लोगों बताता को हूँ। परवेज खटक का हाल जिन पता लोगों है, का लोगों को महबूब खान का हाल पता है। जिन लोगों का हुकूमत में आने से पहले माज़ी नहीं था ना सियासी, उनको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो नहीं होगा। जिन लोगों का माज़ी था, चाहे वो अफ़ज़ल चंद हो, चाहे वो कोई और हो, उनकी उनकी सियासी दरवाज़े जो हैं उनके लिए खुले हुए हैं और उनके लिए बंद नहीं है। और जिनकी बिरादरियाँ हैं, जिनकी अपना वोट बैंक है, उनको भी इश्यू नहीं है। इश्यू है ही उन फसली बटेरों को जो करप्शन के लिए आए थे, पैसा खाने के लिए नहीं, आए थे। आप परवेज खट्टक करप्शन के लिए आया था, है ना? परवेज़ परवेज खट्टक हो गया। आप मेरी बात समझे। गया क्यों था? नहीं नहीं, मेरी बात सुने। अगर वो पीटीआई के साथ रहता तो वो आज भी, मेरा मतलब है, मरकजी लीडर होता। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसका एक किरदार होता। मैं ये कह रहा नहीं, हूँ नहीं कि होता, नहीं एस्टेब्लिशमेंट के होता। पास आज भी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास जो लोग पीटीआई छोड़कर आए, उनके लिए कोई पॉलिटिकल रोड मैप मौजूद नहीं है। हाँ, उनके ऊपर से पास, आप शाहिद खकान बेचारा भी फेल हो गया, अभी तक तो फेल ही है अब हाँ, तो। कोई पॉलिटिकल रोड मैप उनके पास मौजूद नहीं है। जब तक कोई पॉलिटिकल रोड मैप नहीं होगा, लोग कैसे छोड़ देंगे? लोग प्रॉब्लम ये है कि जिन-जिन लोगों ने नारे मारे थे, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हो, चाहे अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो, वो लोग प्रैक्टिकली सिर्फ नून लीग के सहारे पे जिंदा हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को दफन ही कर दिया। तो ये वजह भी तो हुई है ना। नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक है, दफन कर दिया या नहीं कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 मई के बाद एक खौफ आया, लोगों ने हुँ। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी। लेकिन जिन्होंने भी 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी, वो सियासी तौर पे इबरत का निशान बन गए। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की मुखालिफ सियासी जमातों ने उन लोगों को कोई अब्जॉर्ब नहीं किया कि आज के लोग पीटीआई छोड़कर कहीं जा सके। मैं आज भी समझता हूँ कि लोग राजा रियाज और इन सब को देखने के बाद ये कहेंगे कि नहीं यार, कोई बैठे तो खान दे कैमची रही, हुँ। क्योंकि कोई ऑल्टरनेट पॉलिटिकल रोड मैप अभी किसी के पास नहीं। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं ज़रा 1 हफ्ते में कैसे अनफ़ोल्ड होती हैं ये हाँ, सारी चीज़ें और फिर उसके बाद देखते हैं। और ठीक। मुझे अभी अच्छा, इतना ये थोड़े आप मुझे ये बताएं कि आप मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमिन हुए हैं या आपको अभी भी उस्मान बुज़दार याद आता है? ऑनेस्टली खुदा को जान देनी है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो मरियम नवाज़ का फ़ैन नहीं था जब उनको सीएम बनाया गया। लेकिन मेरे हम्म, ख़्याल में कि जो उनके कुछ 1-2 डिसीज़न्स ऐसे हैं, जिससे ये पता चलता है कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड शी हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स और वो टोटली रीऑर्गनाइज़ कर रही है, उनको पता नहीं हो रही पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे। और लेटेस्ट जो केस है, एनक्रोचमेंट ड्राइव जो उन्होंने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की हुई है पंजाब में, लेकिन मैंने इसको बड़ा क्रिटिकली देखा है, बहुत क्रिटिकली जाके देखा है। क्योंकि आपको पता है मैं 365 में हूँ और हमारा चैनल का दफ्तर तो है ही नहीं अस्पताल की बैक साइड पे, वहाँ पे जहाँ हल्का है। अच्छा, ये सारा जो अंदरून शहर का हल्का है ना, ये मियाँ नवाज शरीफ का हल्का है, ये उनका वोट बैंक है। और वहाँ पे बड़ी स्विफ्टली और बड़ी नीटली एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हो रही है।
और मुझे पता चला रिपोर्टर्स वगैरह से कि पूरे पंजाब में हुई है और हो रही है मजीद। कल रात को मुझे किसी ने सिफारिश कहा किसी जगह पे, मैंने कहा यार मैंने तो कभी बुरे वक्तों में सिफारिश नहीं करवाई, तो मैं अच्छे वक्तों में क्यों करूंगा तुम्हारी, मैं नहीं करता एनक्रोचमेंट के ऊपर। तो मैंने कहा तुमने किसी और से बात की है? कहते जी 2 मिनिस्टर्स हैं हमारे, अपने अच्छे घर वाले हैं, वो उन्होंने हाथ उठा लिए। वो कहते हैं इस पे हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अब ये वो कैंपेन है जो आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी, जिनको आर्मी की हिमायत हासिल, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल, तमाम इंतजामिया उनके हाथ में, कंट्रोल में, उन्होंने एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की थी और चौथे दिन उनकी पीं बोल गई थी और वो एकदम चुप होके बैठ गए थे और रिवर्स हो गया था सारा कुछ। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के खिलाफ चलकर अगर पंजाब को नीट एंड क्लीन करने की कोशिश कर रही है, वो बहुत हिम्मत की बात है। दूसरी बहुत बड़ा जो स्टेप है, कल आपने देखा होगा कि वो ग्रीन स्कीम का जो इफ्तिताह हुआ है, जिसमें आर्मी की भी टॉप ब्रास मौजूद थी, या मरियम नवाज भी और दीगर लोग भी थे। एक जुमला जो पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना था ना, वो जुमला मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मुजम्मिल साहब, और मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे। उन्होंने कहा जी जो ग्रीन है ना जमीन पंजाब में, वो ग्रीन रहेगी और जो ब्राउन है वो ब्राउन रहेगी। कन्वर्जन नहीं अब होगी, यानी जाली हाउसिंग सोसाइटियां नहीं बनेंगी, फेक हाउसिंग सोसाइटियां नहीं बनेंगी, फेक अपना जो है वो कम्युनिटी प्लॉट्स नहीं इशू होंगे कहीं पे। ये बहुत बड़ी खिदमत होगी पंजाब की आवाम की, और इन 2 बातों की वजह से बाकी कामों को छोड़ दे, वो तो चले, ऑप्टिक्स है ना कि एम्बुलेंस आई कि नहीं आई, रेस्क्यू 11 जो है वो सर्विस लाइनें शुरू किया कि ये चला रही हैं, लेकिन ये जो तो काम है, ये एक पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल विजन दिखा रहे हैं, और मैं इन दोनों कामों पे मरियम नवाज को फुल सपोर्ट करूंगा एज एन एंकर। बड़ी देर की मेहरबान आते आते आपको भी मानते हैं, ईमान लाने में ना हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको एक बेवा औरत की रूह है जिसको ठंड भी पड़ती है। देखो हम तो शुरू से ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री थे, आप थोड़े बहके हुए थे, आपको वापस लाने के लिए हमें पाकिस्तान को भी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है और हमें भी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन एक बात मेरी याद रखिए कि सही एजुकेशन ये होती है कि जब आपको शवाहिद मिले तो आप अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी बदल दें, वही एजुकेटेड आदमी है, वरना आप अबू जहल हैं। चले, हमें मुझे बड़ी खुशी है कि आपका ओपिनियन चेंज हुआ है और अब आपको पंजाब में इन 2 बातों पे नहीं बातें और भी बहुत अच्छी हैं, मतलब आप मेरी बात समझे पंजाब में वाकई काम होता नजर आ रहा है। और अगर आप कंपैरेटिव, मैं तो पहले दिन से इस बात का हामी हूँ कि हमें हुकूमतों के दरमियान बयानिए की बजाय कारकर्दगी का कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। आप देखें कि आप देखें कि जब हुक्मरान अपने वोट बैंक को, और जो एक लाइन पे, बड़ा थिन लाइन पे वोट बैंक को, उसकी परवाह ना करे और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, तो वो वाकई विजनरी काम हो रहा है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पॉलिटिक्स है या पॉलिसीज हैं, लेकिन जो काम अज़मा बुखारी ने फहाशी के खिलाफ और उन्नानी के खिलाफ स्टेज के ऊपर शुरू किया है, वो इंतहाई काबिल तहसीन है। जो चीज मेरी बेटी के लिए सही नहीं है, जो चीज मेरी बीवी के लिए सही नहीं है, बहन के लिए सही नहीं है, वो कौम में कैसे सही हो सकती है यार? अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पता नहीं किस जानवर का नाम है। ये नहीं तो आप कम से कम पीका लॉ की तो मुखालफत करें ना, कि नहीं, पीका लॉ तो सही है, मुझे पीका लॉ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पीका लॉ में जर्नलिस्टों से ज्यादा मालिकान जो है वो एक्टिव है और पैसे लगा रहे हैं कि किसी तरह ये मूवमेंट ना खत्म हो। क्योंकि देखें, खबर जो गलत होती है ना चैनल के ऊपर और वो परसिस्ट होती है, वो किसी मालिक का इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, और वो उसकी 2 नंबरियों की छुपाने के लिए होता है। जर्नलिस्ट जो होता है वो फेक न्यूज नहीं देता। जर्नलिस्ट
अनकन्फर्म न्यूज दे सकता है। जर्नलिस्ट सुनी सुनाई बात आगे जरूर कर सकता है जो कि गलत है, लेकिन ना करें। एक हमारे यूट्यूबर्स रात को जब वीलॉग करते हैं ना, तो वो यार जब वीलॉग और क्या चैनल का फर्क है। नहीं एहतजाज नहीं चैनल कर रहे हैं, क्या वीलॉग देखें। मैं चैनल तो एहतजाज फिर चैनल कर रहे हैं। गवर्नर हो रहा था कैमरे पे, तो फिर पैमरा का स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस थी, प्रिंट पे मौजूद थी। मसला तो डिजिटल मीडिया का है। जब वो रात देखिए को मसला पैमरा का है, मैं आपको और बताता लोगों को पहन करके सोते हूँ। हैं, आपके अजीज तरीन दोस्तों के भी उनमें शामिल हैं, तो फिर मेरा मतलब है कि वो जो मैं रात को आपको हुकूमत सोते हैं। मैं आपके साथ दो बातें सुन। हम्म, हुकूमत को पीका एक्ट जरूर नाफिज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेक न्यूज के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, बट यहाँ पे दो मैं बातें हैं। एक तो आर्टिकल 19A जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर मनोवन अमल भी करे, ताकि किसी जर्नलिस्ट को ये एक्सक्यूज भी ना हो कि जनाब हमें पता था और हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पहली बात। दूसरी बात है कि जो सियासतदान भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के गलत क्लेम करते हैं, फिर उनके ऊपर भी पीका एक्ट लागू हो। बिल्कुल वो होना ना, चाहिए। मैं तो एग्री कर रहा हूँ पीका एक्ट से, सिवाय इसके कि ये एक मखसूस तबके को टारगेट करे। ये सोसाइटी के लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, जैसे ट्रैफिक लॉ होता है कि लाल बत्ती पे रुकना है सबको। ठीक है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पीका एक्ट पे। बाकी तो चंद मालकान के इंटरेस्ट है जो गलत लाइसेंसों पे न्यूज चैनल चला रहे हैं, या बगैर लाइसेंसों के चैनल चला रहे हैं, या पैमरा भी कोई इतनी धुली भी नहीं है दूध की। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप में हिम्मत है सुनने की तो। सुनने की जरूरत मत है, कहने की शायद ना हो। आपके जितने एफएम चैनल्स चल रहे हैं ना इस मुल्क में, सब में कॉपीराइट पॉल्यूशन हो रही है। आप देखें, इंडियन गाने चल रहे हैं, अंग्रेजी गाने चल रहे हैं, इवन पाकिस्तानी गानों का मुझे नहीं पता वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और पैमरा ने आके बंद किए, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली मुठियां गर्म होती होंगी तो बंद की है ना, वरना वो अंधे तो नहीं है, कितने सालों से चल रहे हैं। तो पैमरा भी के ऊपर भी पीका लगना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। सुनी हो जानिया गलियां विच मुशर लुकमान फिरेगा, जिसे नहीं हो सकता। इतने भाग जाइए, कुछ तो शुरू करिए। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि उस दिन आर्मी चीफ साहब ने तो बिस्तर गोल कर दिया ना सबका ही, आप समझे। चीफ ने एक्चुअली, मैं कहता हूँ, बड़ा अच्छा किया। कम से मैं कम मुझे और आपको, मुझे ये और सवाल आपको हो गया ना। अब हम आगे ही चलेंगे ना, पीछे तो हम देख ही नहीं सकते ना। वो तो क्लियर कर दिया उन्होंने। क्लियर कर दिया। अब तो बेकार की बहस है ना उसके ऊपर डिस्कस करना। यस, आई एग्री। उन्होंने अपना बिजनेस प्लान पूरा अनफोल्ड कर दिया कि जाओ कर लो जो करना। ये नहीं होना, ये नहीं होना। छुट्टी और अब सारी। आप वो जो है यार ये सबको निकाल रहे हैं, मेरी बात में सबको निकाल रहे हैं, जैन कुरैशी को क्यों नहीं निकाल रहे? किधर? ये पार्टी से वो कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम में जिन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है उन सबको निकालना है, तो ये जैन को माफी है, बाकी सबको निकालना है। हाँ, जैन को उसकी बहन की वजह से भी माफी है, फिर बाप का भी है, कुछ और भी असरात होते हैं। इमरान खान के सॉफ्ट कॉर्नर्स की आप समझा करें। तो सॉफ्ट कॉर्नर पर डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी माफ है, हमेशा हुई है। पीटीआई में ये कौन सी नई बात है? डिसिप्लिन कौन सा पीटीआई में? चले मुझे बताएं, कानून के तहत एक ज़ाब्ता हयात है जिसमें आप कोई शो कॉज नोटिस देते हैं, आप जवाब तलब करते हैं और फिर अगले को निकालते हैं। जैसे वो सलमान अहमद को निकाला, वो किस ज़ाब्ते के तहत हुआ? तो वो तो कहते हैं मैं का हिस्सा ही नहीं था। पार्टी ने तो निकाल दिया ना यार। वो कहते ये तो ऐसे ही है जैसे किसी दिन पीटीआई जो है ख्वाजा आसिफ को निकाल दे, तो ख्वाजा आसिफ कहेंगे मैं कभी पीटीआई का हिस्सा ही नहीं था, निकाल दे। बंदा कहता है मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं। आप देखें किसी दिन वो डोनाल्ड ट्रंप को निकालेगी अपनी बुनियादी नीयत से। यार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया करें, हमारे पीटीआई वाले रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं ना, आपको अंदाजा नहीं है। ये दुख
पहले दुख है ना डोनाल्ड ट्रम्प का, ये सेया नहीं जाना है ना खोलो। 3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद में था, तो वो जो एक्टिंग अमेरिकन एम्बेसडर है ना, नेटली, उन्होंने मुझे बुलाया, बता कुछ लोग और भी थे वहाँ पे, और मैंने उनको खास तौर पे पूछा, मैंने चार्डी अफेयर्स को मैंने खास तौर पे पूछा, मैंने कहा कि टुमारो व्हेन नरेंद्र मोदी मीट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो क्या होगा? डू यू थिंक उसमें इमरान खान के ऊपर सवाल उठेगा या ट्रम्प कोई स्टेटमेंट देगा इस पे? तो वो मुझे लगा कि हंसने वाली है, बस उसने कंट्रोल किया। उन्होंने कहा यार मुल्कों की डिप्लोमेटिक जो स्टेचर्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन होता है ना, वो आपकी सोच से बहुत ऊपर होता है, तो आप लोग प्लीज इन बातों पर सोचा करें। तो आई मीन दैट इज इट। सर वो तो ये नहीं कहा कि क्या बेवकूफों वाला सवाल किया, ये प्लीज बेकार की बेतुकी बातें मत करें। और यहाँ पे हलकान हुए थे सारे बहस कर करके इसके ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहना है, मस्क ने ये कहना है, फलानी ये कहना है। तो इनकी अकल आप रहने दें, इनकी अकल से मत सोचे, बड़े मसाइल होते हैं। आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपने जाना होगा JF-17 थंडर देखने, उसका फ्लाई पास देखने, चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी वाली। आता ही नहीं यार, हमें कोई बुलाता ही नहीं है। नहीं तो टिकट लेके जाए ना यार, हर जगह मुफ्त जाना है आपने। ये को PM हाउस है कि आप मुफ्त चले जाएं, टिकट ले और जाएं। यार शो कौन करेगा टिकट लेके चले जाते, तो ड्यूटी लगी हो तो बंदा चला जाता है। हाँ ये भी है, लेकिन चले, मैं इस बात पे खुश हूँ, मैं कहता हूँ जो मर्जी जीते चैंपियंस ट्रॉफी, जो अच्छी टीम है वो जीतेगी, लेकिन ये कितने साल बाद पाकिस्तान में एक मेगा इंटरनेशनल इवेंट हो, ये अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह का बहुत करम। चले मुलाकात होती है आप, फिर आपसे होती है। आप अब दोपहर को खाना मत खाइएगा आप प्लीज, आप ओवरवेट भी हो रहे, सुबह आपने जुबान भी खा ली है और वो खग्गा भी, तो ये अच्छा नहीं है। मैं आपको पता है, मैं आपके साथ ये वीलॉग करने से पहले कुछ नहीं खाता। नहीं खाली पेट मैं कहता हूँ ज्यादा खा लिया, फिर मुझसे आपके दो तेज सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, तो फिर मैंने कुछ खाया। साहब खाली पेट तो आप किसी को दुआ नहीं देते, आप तो नहीं करते हैं। अल्लाह हाफिज।